Hello everyone, welcome back to Study with Soumya. This is part 8 of our copyright law series for CS Executive ECIPL. In the last lecture, we covered copyright society, its registration, administration, and control. And today we are moving to another very interesting topic, that is rights of broadcasting organization and performers' right. Now think about this. When you watch a cricket match on TV or listen to songs on FM radio or stream a live concert on YouTube, who actually has legal rights? The singer, the TV channel, the broadcaster, or all of them? That is exactly what we are going to understand today. Don't worry, if these terms sound confusing right now, by the end of this lecture, you will clearly know who owns which rights, why these rights are given, and how they are tested in exams. So grab your notes, stay till the end, and let's make another difficult topic super easy. So let's imagine आईपीएल का मैच जियो हॉटस्टार लाइव दिखा रहा है। आप उस लाइव ब्रॉडकास्ट को स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देते हो या अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हो। क्वेश्चन ये है कि क्या ये अलाउड होगा? ऑफ कोर्स नॉट। और इसी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करता है सेक्शन 37 ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट। Chapter 8, Section 37 to 39A deals with rights of broadcasting organization, rights of performers. आज हम सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के राइट समझेंगे। सेक्शन 37 हर ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेशल लीगल राइट दिया गया है जिसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। सिंपली अगर किसी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ने लीगली कोई प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया है तो उस ब्रॉडकास्ट को कॉपी, रिपीट या मिसयूज़ करने का राइट किसी और के पास नहीं होगा। ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन हो सकती है? टीवी चैनल, एफएम रेडियो, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, दैट इज़ जो पब्लिक तक प्रोग्राम ऑफिशियली ब्रॉडकास्ट करते हैं। इमेजिन आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल चल रहा है। आप टीवी से मैच रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम लाइव पर बोलते हो कि यहाँ आप फ्री में देख लो। क्या ये लीगल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट सिर्फ ओरिजिनल ब्रॉडकास्टर के पास है। ये राइट कितने साल तक रहता है? ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट 25 ईयर्स तक वैलिड रहता है और ये 25 ईयर्स काउंट होंगे ब्रॉडकास्ट होने वाले साल के नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉपीराइट के 60 ईयर्स से आप कंफ्यूज मत करना। यहाँ ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट है 25 ईयर्स। नेक्स्ट इज सेक्शन 37 सबसेक्शन 3। सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 बताता है कि ब्रॉडकास्ट के दौरान या उसके सब्सटेंशियल पार्ट के रिस्पेक्ट में क्या क्या काम बिना परमिशन के नहीं किए जा सकते। लेट अस अंडरस्टैंड पॉइंट बाय पॉइंट। रीब्रॉडकास्ट कोई भी पर्सन ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट को दोबारा ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एक एफएम रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम रिकॉर्ड करके अपने रेडियो स्टेशन से चला देना, ये इन्फ्रिंजमेंट होगा। नेक्स्ट इज पब्लिक को पैसे लेकर दिखाना। ब्रॉडकास्ट को पब्लिक को पेमेंट लेकर सुनाना या दिखाना भी अलाउड नहीं है। मान लो क्रिकेट मैच का ऑफिशियल टेलीकास्ट हो रहा है और कोई रेस्टोरेंट एंट्री फी लेकर मैच दिखाए जब उसके पास रिक्वायर्ड परमिशन ही ना हो, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिंपली public performance for money generally require proper authorization. नेक्स्ट इज साउंड या वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना। ब्रॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग बनाना भी रेस्ट्रिक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स पर कोई लाइव इवेंट चल रहा है, आप पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हो, ये अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज इलीगल कॉपी की और कॉपी बनाना। अब सोचो एक इलीगल रिकॉर्डिंग ऑलरेडी बन गई, उसकी और कॉपीज़ बनाना या लाइसेंस के पर्पस के बाहर यूज़ करना, ये भी प्रोहिबिटेड है। दैट इज़ पायरेसी की कॉपी बनाना भी इलीगल है। नेक्स्ट इज इलीगल रिकॉर्डिंग्स को बेचना या रेंट पर देना।
लास्ट पॉइंट, इलीगल रिकॉर्डिंग को सेल करना, रेंट पर देना या कमर्शियल पर्पस से मार्केट में लाना, ये भी इन्फ्रिंजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीग्राम से डाउनलोड की हुई मूवी पेन ड्राइव में बाहर सेल करना या पेड एक्सेस देना, लॉ इसे भी प्रोहिबिट करता है। Why has the law created this right? अब सोचो, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज करोड़ ऑफ रुपीस स्पेंड करती हैं, स्पोर्ट्स राइट्स खरीदती हैं, स्टूडियोज बनाती हैं, लाइव इक्विपमेंट यूज़ करती हैं। अगर कोई भी फ्रीली कॉपी करने लगे तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा? इसीलिए लॉ उन्हें ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट देता है। नेक्स्ट इज परफॉर्मर्स राइट सेक्शन 38। मान लो कोई भी एक सिंगर स्टेज पर लाइव कॉन्सर्ट कर रहे हैं, या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन लाइव परफॉर्मेंस दे रहा है, या आपके कॉलेज का डांस परफॉर्मेंस यूट्यूब पर वायरल हो गया। अब कोई उस परफॉर्मेंस को सीक्रेटली रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दे या पेड वेबसाइट पर सेल कर दे, क्या परफॉर्मर्स के पास कोई लीगल राइट है? यस, और इसी राइट को कहते हैं परफॉर्मर्स राइट। सेक्शन 38। जब भी कोई परफॉर्मर किसी परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करता है, उसको एक स्पेशल लीगल राइट मिलता है, दैट इज परफॉर्मर्स राइट। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कॉपीराइट नहीं है, ये परफॉर्मर को उसकी परफॉर्मेंस के लिए दिया गया अलग लीगल राइट है। परफॉर्मर कौन हो सकता है? परफॉर्मर सिर्फ सिंगर नहीं होता। परफॉर्मर कोई एक्टर, डांसर, म्यूजिशियन, एंकर, स्टैंड अप कॉमेडियन, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, यानी जो पब्लिक के सामने परफॉर्म करता है। इमेजिन, एक इन्फ्लुएंसर कॉलेज फेस्ट में लाइव सिंगिंग करता है, ऑडियंस में से कोई पूरा कॉन्सर्ट सीक्रेटली रिकॉर्ड करके यूट्यूब एक्सक्लूसिव फुल कॉन्सर्ट नाम से अपलोड कर देता है, व्यूज़ भी कमा लेता है और पैसे भी। क्या ये फेयर है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए परफॉर्मर्स राइट एग्जिस्ट करता है। और ये राइट कितने साल तक रहता है? परफॉर्मर्स राइट 50 ईयर्स तक वैलिड रहता है, और काउंटिंग होगी परफॉर्मेंस वाले ईयर्स के नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से। याद रखो, कॉपीराइट जनरली 60 ईयर्स, ब्रॉडकास्ट राइट 25 ईयर्स, परफॉर्मर्स राइट 50 ईयर्स। ये तीन नंबर्स एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। सो ब्रॉडकास्ट 25, परफॉर्मर 50 एंड कॉपीराइट 60। सेक्शन 38A, एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ परफॉर्मर। अब परफॉर्मर के पास एग्जैक्टली कौन कौन से राइट्स होते हैं? फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग बनाने का राइट। परफॉर्मर डिसाइड करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस की ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग बनेगी या नहीं। विदाउट परमिशन ये अलाउड नहीं है। फर्स्ट सब पॉइंट, रिप्रोडक्शन। अगर रिकॉर्डिंग बन गई, उसकी और कॉपीज बनाना भी परफॉर्मर के कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सर्ट रिकॉर्ड हुआ, अब उसकी सीडीज या डिजिटल कॉपीज बनाना ये परफॉर्मर की परमिशन से ही होगा। सेकेंड सब पॉइंट, पब्लिक को कॉपीज देना। परफॉर्मेंस की कॉपीज पब्लिक में इशू करना भी परफॉर्मर का एक्सक्लूसिव राइट है। फॉर एग्जाम्पल, लाइव कॉन्सर्ट की डीवीडी मार्केट में लॉन्च करना। थर्ड सब पॉइंट, कम्युनिकेशन टू द पब्लिक। परफॉर्मेंस को पब्लिक तक पहुंचाना फ्रॉम टीवी, ओटीटी, यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये भी परफॉर्मर के एक्सक्लूसिव राइट्स का पार्ट है। फोर्थ इज सेल और कमर्शियल रेंट। परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग को सेल करना, रेंट पर देना, कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना, ये भी परफॉर्मर की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। बी पॉइंट, ब्रॉडकास्ट का राइट। परफॉर्मर ये भी डिसाइड करेगा उसकी परफॉर्मेंस ब्रॉडकास्ट होगी या नहीं। एक्सेप्शन, अगर परफॉर्मेंस पहले ही लीगली ब्रॉडकास्ट हो चुकी है तो सिचुएशन अलग होगी। नाउ कम्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजो। अब एक एग्जाम फेवरेट पॉइंट है। अगर परफॉर्मर ने रिटन अग्रीमेंट के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को सिनेमाटोग्राफ फिल्म में इंक्लूड करने की परमिशन दे दी, तो बाद में जनरली वो प्रोड्यूसर को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। सिंपली, अगर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो बाद में आप नहीं बोल सकते कि फिल्म रिलीज मत करो। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, परफॉर्मर का रॉयल्टी का राइट ख़त्म नहीं होता। अगर परफॉर्मेंस कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ हो रही है तो परफॉर्मर रॉयल्टी रिसीव करने का अपना राइट रखता है।
दैट इज परमिशन देने का मतलब रॉयल्टी लूज करना नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। इमेजिन एक सिंगर ने मूवी के लिए सॉन्ग रिकॉर्ड किया। मूवी सुपर हिट हो गई। सॉन्ग्स इंस्टाग्राम रील्स स्पॉटिफाई यूट्यूब हर जगह चल रहा था। सिंगर बाद में ये नहीं बोल सकता कि मूवी से मेरा सॉन्ग हटा दो, लेकिन वो रॉयल्टी डिमांड ज़रूर कर सकता है और लॉ उसे प्रोटेक्ट करता है। Why has the law created performers right? अब सोचो, लोग सिर्फ सॉन्ग्स ही इंजॉय नहीं करते, परफॉर्मेंस भी इंजॉय करते हैं। कॉन्सर्ट्स, डांस शोज, कॉमेडी शोज, स्टेज प्लेज, लाइव स्ट्रीम्स, सब में परफॉर्मर की मेहनत होती है। इसी मेहनत को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ने परफॉर्मर्स राइट दिए हैं। नेक्स्ट इज मॉरल राइट्स ऑफ परफॉर्मर सेक्शन 38B। मान लो एक सिंगर ने बहुत इमोशनल सॉन्ग गाया। किसी ने उसकी वीडियो को एडिट करके मीम बना दिया, या उसकी वॉइस को एआई से मैनिपुलेट करके फ़नी डायलॉग बना दिया, या परफॉर्मेंस को इतना एडिट कर दिया कि लोग सिंगर का मजाक उड़ाने लगे। अ क्वेश्चन, अगर सिंगर को फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, फिर भी क्या उसके पास कोई लीगल रेमेडी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ बात पैसों की नहीं है, रिस्पेक्ट और रेप्यूटेशन की है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मॉरल राइट्स। सो सेक्शन 38B टॉक्स अबाउट मॉरल राइट्स ऑफ परफॉर्मर। परफॉर्मर के पास अपने इकोनॉमिक राइट्स असाइन करने के बाद भी कुछ राइट्स हमेशा रहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज सिंगर ने अपनी परफॉर्मेंस के कमर्शियल राइट्स प्रोड्यूसर को दे दिए। क्या इसका मतलब उसके सारे राइट्स खत्म हो गए? नहीं, उसके मॉरल राइट्स हमेशा उसके पास रहते हैं। मॉरल राइट नंबर 1, राइट टू बी आइडेंटिफाइड। परफॉर्मर का पहला मॉरल राइट है रिकॉग्निशन। सिंपल लैंग्वेज में, जिसने परफॉर्मेंस दी है उसका नाम मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए। लेट्स से एक सिंगर ने सॉन्ग गाया और रिलीज के टाइम उसका नाम ही हटा दिया गया। ये अनफेयर है। इसलिए लॉ कहता है कि परफॉर्मर को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। एक छोटा सा एक्सेप्शन, कभी कभी प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से नाम मेंशन नहीं किया जा सकता, तो हर ओमिशन इलीगल नहीं होता। यू हैव टू रिमेंबर दिस। मॉरल राइट नंबर 2, राइट टू प्रोटेक्ट रेप्यूटेशन। अब मान लो परफॉर्मेंस को एडिट करके ऐसा वर्जन बना दिया जिससे परफॉर्मर की इमेज ही खराब हो जाए, लाइक एआई एडिटिंग, डीप फेक, फनी मीम या कोई भी फेक रीमिक्स, परफॉर्मेंस को डिस्टॉर्ट कर दिया। अगर इससे परफॉर्मर की रेप्यूटेशन डैमेज होती है, तो परफॉर्मर उस मॉडिफिकेशन को रोक सकता है या डैमेजेस क्लेम कर सकता है। जैसे परफॉर्मर्स के मॉरल राइट्स होते हैं, वैसे ही ऑथर के भी मॉरल राइट्स होते हैं। और ये राइट्स दो मेन कैटेगरीज में आते हैं। ऑथर का पहला राइट, राइट ऑफ ऑथरशिप। सिंपली जिसने वर्क क्रिएट किया उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से बुक किसी और ने लिखी, नाम किसी और का पब्लिश कर दिया। ये गलत है। ऑथर अपना राइट क्लेम कर सकता है। ऑथर का दूसरा राइट, राइट टू प्रोटेक्ट ऑनर एंड रेप्यूटेशन। मान लो एक फेमस पेंटिंग थी, किसी ने उसमें ऑफेंसिव एडिट्स कर दिए या बुक के कंटेंट को इतना चेंज कर दिया कि ऑथर की रेप्यूटेशन खराब हो गई। लॉ कहता है कि ऑथर एक्शन ले सकता है क्योंकि उसके ऑनर और रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट किया गया है। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये गोल्डन लाइन याद रखना, इकोनॉमिक राइट्स असाइन हो सकते हैं, लेकिन मॉरल राइट्स ऑथर के ही पास रहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इमेजिन एक मूवी राइटर ने स्टोरी प्रोड्यूसर को सेल कर दी। प्रोड्यूसर ने उसकी मूवी बना दी, लेकिन रिलीज के टाइम राइटर का नाम ही हटा दिया गया और स्टोरी को इतना चेंज कर दिया कि राइटर की इमेज खराब हो गई। राइटर उसके पैसे ऑलरेडी ले चुका है, क्या वो कुछ कर सकता है? यस, इकोनॉमिक राइट्स ट्रांसफर हो गए, लेकिन मॉरल राइट्स अभी भी उसके पास हैं। Why has the law created moral rights? अब सोचो, क्रिएटिव पीपल सिर्फ पैशन के लिए या पैसों के लिए काम नहीं करते। उनके लिए रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, रेप्यूटेशन, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए लॉ ने मॉरल राइट्स दिए हैं। So that's a wrap up for today's class. Today we covered broadcast reproduction right, performers right, exclusive right of performers, and moral rights of performers and authors.
These are short but highly important topics for CS executive examination, so make sure you revise the section numbers and key concept once after this lecture. If you found this session helpful, don't forget to like, share, and subscribe to my channel for the complete copyright law series. If you have any doubts, drop them in the comments below. If you're looking for structured classes, notes, revision sessions, or mentorship, simply comment hi. In the next video, we will continue with the next important topic of Copyright Act. Until then, keep learning, keep revising, and stay consistent.